हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आज का जो अपना वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। अपन ने इससे पहले अपने दो वीडियो आ चुके हैं, उसमें अपन ने चर्चा की थी जीवाणु जनित रोगों के बारे में, और उसके बाद अपन ने चर्चा की थी एक वीडियो के अंदर प्रोटोजोआ जनित रोग, और अपन ने बात की थी कवक जनित रोगों के बारे में। आज अपन बात करने वाले हैं जितने भी रोग वायरस से होते हैं, उन वायरस से तमाम रोग जो वायरस से होते हैं उनके रोग कारक कौन है, उनको उनके रोकथाम के क्या उपाय हैं, उन सभी की अपन चर्चा करेंगे। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जी। ओके, जी ये अपना आज का टॉपिक रहा, वायरस जनित रोग। वायरस की जो खोज की थी उस खोजकर्ता के कौन है? वायरस की जो खोज करती उस वैज्ञानिक का नाम है इवोन्स्की। कौन है? इवोन्स्की। इन्होंने वायरस की खोज किसमें की? तो इन्होंने वायरस की खोज की तंबाकू में। किसमें की? तंबाकू में। और तंबाकू के अंदर इन्होंने किस वायरस की खोज की? तो उस वायरस का नाम है टीएमवी, जिसको बोलते हैं टोबैको मोजेक वायरस। ओके जी। एक बात और बता देता हूं, तंबाकू के अंदर जो नशा करने वाला जो केमिकल होता है उसका नाम है निकोटीन। कौन सा टीन? निकोटीन, जिसके कारण लोग क्या करते हैं? नशा करते हैं जी। ओके, आगे बात करते हैं जी। सुनिए, अब देखो इस दुनिया में ये जो वायरस है ये बहुत ही खतरनाक सूक्ष्म जीव है। कैसे खतरनाक है? इस दुनिया में यदि किसी को अमर रहने का मतलब वरदान मिला है तो वायरस को मिला है। अमरत्व का वरदान मिला है इसको, अमरत्व का वरदान वरदान मिला। अब कैसे मिला है? ये कभी मरता नहीं है वायरस। एक बार यदि पृथ्वी पे आ गया तो सुनो क्यों नहीं मरता, उसका मैं कारण बता देता हूं। जब तक ये ह्यूमन बॉडी में या किसी दूसरी बॉडी में नहीं जाएगा, जब तक ये पृथ्वी पर रहेगा निर्जीव अवस्था में रहेगा। और जैसे ही ये किसी बॉडी के अंदर चला जाएगा तो किस अवस्था में आ जाएगा? सजीव। तो समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ये निर्जीव और सजीव के बीच की कैसी कड़ी है? योजक कड़ी है, ध्यान रखना हो। इस दुनिया में यदि किसी को अमर रहने का अगर वरदान मिला है तो भाई साहब वो किसको मिला है? वायरस को। अब क्यों मिला है, मैं आप इस बात को आप समझ गए होंगे जी। देखिए, वायरस निर्जीव तथा सजीवों के मध्य की योजक कड़ी है। के मध्य की योजक कड़ी है। योजक मतलब कनेक्टिव जॉइंट है, योजक कड़ी है जी। अब ये सूक्ष्म जीव कैसे क्या करता है ये तो हमें चर्चा का विषय है नहीं, कभी अपन अपना अलग से टॉपिक रहेगा कि मतलब प्रकृति के अंदर कौन से सूक्ष्म जीव, क्या उनकी इफेक्ट है, क्या उनके डिफेक्ट है, सब बात करने वाले हैं। लेकिन आज का जो अपना टॉपिक है वायरस जनित रोगों के बारे में जी। ओके, देखिए सबसे पहले अपन वायरस जनित रोगों के बारे में सबसे पहले अध्ययन करते हैं एचआईवी एड्स का। चलो टॉपिक की हेडिंग डाल लेते हैं, एड्स। एड्स, अच्छा एड्स के बारे में अपन तमाम चर्चा करेंगे। एड्स का जो है वो इलाज क्यों नहीं है, इसकी टेबलेट वगैरह इंजेक्शन वगैरह क्यों नहीं बने हैं, अब सब चर्चा अपन करने वाले हैं जी। सबसे पहले अपन देखते हैं कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है। ये ए का क्या अर्थ है तो मैं लिख रहा हूं, ए का अर्थ होता है बेटा एक्वायर्ड, एक्वायर्ड। दूसरा आई का अर्थ है इम्यूनो, इम्यूनो। और डी का अर्थ है डिफिशियंसी, CNC। और एस का अर्थ है सिंड्रोम। अब इन सब शब्दों का अर्थ क्या है, ये एड्स की फुल फॉर्म है। मैं आपको एक बात और बताता हूं, किसी व्यक्ति की कभी भी एड्स के कारण मृत्यु नहीं होती। एड्स मारता ही नहीं है इंसान को। एड्स के कारण आपका प्रतिरक्षा इतना कमजोर हो जाता है कि किसी सामान्य बीमारी से भी इंसान की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। अगर बुखार हो गया तो बुखार ठीक नहीं होगा, उल्टी होने लग जाएगी तो उल्टी ठीक नहीं होगी आपकी जी। ओके, अब इनकी चर्चा करते हैं अपन। एक्वायर्ड का मतलब होता है अर्जित, इसका मतलब ये जेनेटिक्स नहीं है, अर्जित है। इम्यून का मतलब होता है प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा। और डिफिशियंसी का अर्थ होता है बेटा कमजोर, आपका प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है? कमजोर। और सिंड्रोम का अर्थ होता है बेटा ग्रुप ऑफ डिजीज, बीमारियों का समूह है। क्या? बीमारियों का समूह है, ध्यान में रखना भाई। सिंड्रोम का अर्थ बीमारियों का ग्रुप जी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एड्स? एड्स को बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसमें सिंड्रोम का अर्थ है ग्रुप ऑफ डिजीज, डिफिशियंसी को हिंदी में बोलते हैं कमी, और इम्यूनो का अर्थ है प्रतिरक्षा तंत्र, और एक्वायर्ड मतलब ये अर्जित किया गया है। अब सुनो आगे की बात, इसका वायरस कौन सा है?
तो भाई साहब इसका वायरस है HIV वायरस। इसके वायरस का क्या नाम है? इसका वायरस है खतरनाक HIV वायरस। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो अपन फुल फॉर्म लिख देते हैं, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इम्यूनो वायरस, ये है भाई इसकी फुल फॉर्म। प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करने वाला ये वायरस है। अब आगे मेरी एक बात और सुन लो छोटी सी, जरा ध्यान से सुनना भाई। अच्छा, ये HIV वायरस कैसा वायरस है? ध्यान रखना, ये रेट्रो वायरस है। कैसा वायरस है? रेट्रो वायरस है। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है भाई। HIV वायरस कैसा वायरस है? ध्यान रखना मेरे विद्यार्थियों, ये रेट्रो वायरस है। कैसा वायरस है? ये रेट्रो वायरस है जी। एक बात और सुन लो। अच्छा, ये HIV जो वायरस है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर RNA पाया जाता है। HIV वायरस में क्या पाया जाता है? ये RNA से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? ध्यान रखना भाई, RNA से मिलकर बना होता है। मिलकर बना होता है। तो 3-4 बातें मैंने आपके साथ साझा की और आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। बना होता है जी। 2 बातें की हैं। एड्स का वायरस कौन सा है? HIV वायरस। कैसा वायरस है? रेट्रो वायरस है। और ये रेट्रो वायरस किससे बना है? RNA से मिलकर बना है। आगे चर्चा करें जी। बिल्कुल। देखो, अब सवाल आता है कि भाई साहब ये वायरस मानव के अंदर आया कैसे? तो ये जो HIV वायरस है, ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर पाए जाने वाले हरे बंदरों में था। तो फिर मानव में कैसे? वहां की कुछ जंगली प्रजातियों ने उन बंदरों के साथ समलैंगिक संबंध स्थापित कर लिए, जिससे वो वायरस किस में आ गया? मानव में आ गया। इसका पहला जो रोगी है वो कहां देखा गया था? USA में देखा गया 1981 में। भारत के अंदर इसका पहला रोगी देखा गया बेटा 1986 में चेन्नई के अंदर। और राजस्थान में इसका पहला रोगी देखा गया 2001 में पुष्कर में। आपको समझ में आ रही है? HIV वायरस कहां से आया? दक्षिण अफ्रीका के हरे बंदरों के साथ मानव की कुछ प्रजातियों ने, वहां की जंगली प्रजातियों ने लैंगिक संबंध स्थापित कर लिए। इसलिए लैंगिक संसर्ग के माध्यम से यह मानव के ह्यूमन बॉडी में आ गया और आज तक हम इससे परेशान हैं। तो सुनो आगे। HIV वायरस दक्षिण अफ्रीका की हरे बंदरों की प्रजातियों में पाया जाता था। हरे बंदरों की प्रजातियों से मानव में आया। अब कैसे आया मैंने बता दिया, उन्होंने लैंगिक संबंध स्थापित के लिए मानव में आया। इसका मतलब पहले ये बंदरों में पाया जाता था। जी सर बिल्कुल। आगे सुनो, आगे मैं आपको एक बात बताता हूं। इसका प्रथम रोगी HIV वायरस का प्रथम रोगी कहां मिला? सुनो तो, इसका प्रथम रोगी मिला USA में। कहां मिला? USA में। कब मिला? 1981 में। 1981 में जी। अब आगे एक बात और करते हैं छोटी सी। भारत के अंदर इसका प्रथम रोगी कब मिला? थोड़ा डाटा है। HIV वायरस का भारत में प्रथम रोगी कहां मिला? देखते हैं भाई। प्रथम रोगी मिला चेन्नई में। कहां मिला? चेन्नई में। कब मिला? 1986। आ गया समझ में सर? बिल्कुल। राजस्थान में कब मिला? एक जानकारी और ये साझा कर लेते हैं आपके साथ। देखो, HIV वायरस का राजस्थान में प्रथम रोगी कब मिला? 2001 में मिला। सुनो, कहां मिला? राजस्थान में। ये राजस्थान में मिला भाई साहब, पुष्कर में। कहां मिला? पुष्कर में। कब मिला भाई साहब? ये डाटा थोड़ा दिमाग में रखना भाई, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। 2001 में मिला। 2001 में। ये तमाम बातें एक बार मैं इसको सेट कर देता हूं फाइनल को, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई साहब। ये है वो जानकारी।
HIV वायरस का प्रथम रोगी राजस्थान में कहा मिला? राजस्थान के अंदर पुष्कर अजमेर में मिला 2001 के अंदर। जी ओके। अब सुनो, संक्रमित, ये मतलब ये बॉडी के अंदर आता है, संक्रमण के तरीके क्या हैं इसके, वो लिखते हैं अपन। देखो भाई, संक्रमण के तरीके कैसे कैसे होता है इसका संक्रमण, सुनो। संक्रमण के मेथड कैसे आएगा तो सुनो, मैं पहले आपको बता देता हूं। संक्रमित सुई से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चला जाता। अगर कोई HIV का पेशेंट है, उसके किसी डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया और वही इंजेक्शन वो बार बार यूज करा, तो वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकता है। दूसरा, असुरक्षित यौन संबंध से। तीसरा, माता से बच्चे को, माता से बच्चे को तो नहीं बोल सकते, इसको पेरेंट टू चाइल्ड बोलते हैं। एक होता है रुधिर आधान से। किससे? असंक्रमित रुधिर आधान से। तो चारों तरीके में लिख रहा हूं, सुनो। संक्रमित सुई से, संक्रमित सुई से होता है साहब, बिल्कुल होता है। और सुनो, संक्रमित रुधिर आधान से, आधान से। तीसरा लिखता हूं मदर्स टू चाइल्ड, या इसको लिखते हैं पेरेंट्स टू चाइल्ड। संक्रमित मां व पापा से बच्चे को। अगला लिखते हैं असुरक्षित यौन संबंध से। असुरक्षित यौन संबंध अगर आप करोगे तो ये भी रोग हो जाएगा। ये चार तरीके हैं इसके संक्रमण के। जी बिल्कुल सर। आगे इसके लक्षण क्या है, लक्षण सुनिए, सिम्टम्स क्या है। तो सुनो, सिम्टम्स क्या है। यदि किसी को एड्स हो गया तो सामान्य बीमारी लंबे समय तक रहेगी, भार में लगातार कमी हो जाएगी, रात को आपको पसीना आएगा, और आपकी जो प्लीहा है, स्प्लीन, उसका आकार क्या होने लग जाएगा भाई साहब, उसका आकार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। समझ में आ गया। और मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगी, कमजोर। और रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाएगी और किसी सामान्य बीमारी से भी व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु। देखिए 3-4 लक्षण है। सामान्य बीमारी का लंबे समय तक रहना, लंबे समय तक रहना। अगर कोई सामान्य बीमारी लंबे समय तक रहेगी तब भी आपको क्या हो जाएगा, इसका मतलब घबराने वाली बात है, थोड़ा ध्यान दें। भार में कमी, भार कम हो जाएगा, अचानक भार कम हो रहा है तो भाई साहब ये दिक्कत है। और रात्रि में पसीना, स्वेट आएगा, पसीना आएगा। और सर स्प्लीन, प्लीहा का आकार बढ़ जाएगा भाई साहब, ये थोड़ा दिमाग में रखना। प्लीहा जिसको बोलते हैं स्प्लीन का आकार बढ़ जाएगा। जी। एक और, मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगी, कमजोर। ये वो लिख लो भाई आप। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, रोधक क्षमता कम हो जाएगी। जी। ये 4 अगर सिम्टम्स आपको लगे तो समझ जाना जरूर HIV वायरस ने आपके शरीर में क्या कर दिया है, प्रवेश कर दिया है। अब भाई साहब रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर क्यों होती है, प्रश्न तो सवाल तो परीक्षा में यही आता है, आपके दिमाग में भी यही आता है कि भाई साहब रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर क्यों हो जाती है। तो देखिए रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर क्यों हो जाती है, अगली यही बात करते हैं। एक छोटा सा चार्ट बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे मतलब विकास कौन करता है। एक होती है WBC आपके शरीर में, कौन होती है, WBC, जिसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या बोलते हैं भाई, श्वेत रक्त कणिका, व्हाइट ब्लड कॉर्पस, ये बोलते हैं। ये किसका निर्माण करते हैं, ये निर्माण करते हैं आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपके इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं भाई साहब, ये मजबूत करते हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं, थोड़ा दिमाग में रखना, अपन ब्लड पढ़ेंगे तभी थोड़ा सा आपके काम आएगा। ये होती हैं 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। एक इसमें होती है ग्रेन्युलोसाइट, कणिकामय, कणिकामय।
और एक इसमें होती है एक्टिनिकमय। एक्टिनिकमय या एग्रेनुलोसाइट जिसको बोलते हैं। अब सुनो, इससे मुझे मतलब नहीं है कणिकामय से, मुझे मतलब है एक्टिनिकमय से। अब इस एक्टिनिकमय से मतलब क्या है वो सुनो। इस एग्रेनुलोसाइट एग्रेनुलोसाइट, ये बेटा दो प्रकार की होती है एग्रेनुलोसाइट। एक होती है आपकी टी लिम्फोसाइट और एक होती है बी लिम्फोसाइट। काम आएगी आपकी। एक होती है टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। मैं आपको खाली T4 समझाने के लिए ये सब बता रहा हूं। एक परीक्षा में सवाल बनता है, मैं खाली उसके लिए समझा रहा हूं आपको। एक होती है बीटा या बी लिम्फोसाइट। अब एक छोटी सी और बात सुन लो आप। अभी जो टी लिम्फोसाइट है ना भाई, ये 4 प्रकार की होती है। ये मतलब वैसे तो ये 5, ये इसके अंदर T4 है, मुझे तो उससे मतलब है। ये कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। तो जिसमें मैं लिख रहा हूं सबसे पहले T1, एक लिख रहा हूं T2, एक लिख रहा हूं T3 और एक लिख रहा हूं T4, एक लिख रहा हूं T5। सुनिए, इन सब की कहानी सुनिए आप। मुझे इन सब से मतलब नहीं हो कि मुझे मतलब है इससे। ये काम की है T4 लिम्फोसाइट। T4 लिम्फोसाइट। सवाल आता है परीक्षा में, एड्स रोग के समय किसकी संख्या कम हो जाती है? T4 लिम्फोसाइट की संख्या कम हो जाती है। इस T4 लिम्फोसाइट की संख्या कम होने से मानव का कौन सा सिस्टम प्रभावित होता है? मानव का रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है, जिससे सामान्य बीमारी से व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। सुनो, ये करता क्या है? टी लिम्फोसाइट के अंदर हो क्या जाता है? सुनो भाई, मैंने लिखा T4 लिम्फोसाइट, एक बार सामान्य समझाने के लिए लिखा मैंने लिम्फोसाइट। और ये T4 जो लिम्फोसाइट है, ये जब भी शरीर में कोई रोगाणु देखेगी, कोई वायरस देखेगी, तो एक इंटरल्यूकिन नाम का रसायन निकलती है। कौन सा रसायन? एक बार याद रख लेना, इंटरल्यूकिन रसायन। ल्यूकिन रसायन, ये थोड़ा दिमाग में रखना भाई साहब, मैं अभी समझाने वाला हूं। सुनो, इसकी क्या कहानी है। जैसे ही मानव के शरीर में HIV वायरस जाएगा, ये HIV वायरस लगातार किसकी संख्या में कमी करेगा? T4 की संख्या में कमी करेगा। अब ये T4 की संख्या में कमी कैसे करेगा? क्यों हो जाएगी T4 संख्या की कमी में? सुनो तो बात। T4 एक ऐसी सेल है, जैसे ही शरीर में कोई आपको रोगाणु दिखा, कोई वायरस दिखा, कोई कवक दिखा, कोई प्रोटोजोआ दिखा, तुरंत ये क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे। मानव का प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। और वो भेजेगा किसको? T4 को भेजेगा। जैसे ही HIV वायरस T4 को देखेगा, वो T4 को क्या कर लेगा? किल कर देगा, मार देगा। लेकिन T4 के अंदर एक खास बात है, जैसे ही वो T4 कोई वायरस या संक्रमण देखा, वैसे ही अपने अंदर से एक हार्मोन, एक रसायन निकाल दे, जिसको बोलते हैं इंटरल्यूकिन रसायन। जैसे वो इंटरल्यूकिन रसायन निकला, तो HIV वायरस बहुत समझदार वायरस है, इस इंटरल्यूकिन वायरस को भी क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। और चाहकर भी मानव के प्रतिरक्षा तंत्र को नहीं पता चलता कि मानव के शरीर में किस कौन आ गया है, कोई ऐसा खतरनाक आ गया है जो T4 को भी क्या कर रहा है? अवशोषित कर रहा है। धीरे धीरे T4 की संख्या क्या हो जाती है? कमजोर और कम हो जाती है, और जिससे मानव का प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है? कमजोर। और एक उसके बाद एक सामान्य बीमारी से भी व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताना। देखो, अभी वायरस क्या करता है। यह वायरस मतलब HIV वायरस, T4 लिम्फोसाइट T4 लिम्फोसाइट को टारगेट करता है। और T4 की संख्या को कम कर देता है। T4 की को कम करता है। ठीक है साहब, ये तो समझ में आ गया। कम टी कम की संख्या कम करता है। अब ये T4 जाता क्यों है इसके पास? तो सवाल तो यही है ना, इसको क्या जरूरत है? तो सुनिए बात। T4 एक ऐसी एंटीबॉडी है, एक ऐसी
बॉडी है जो किसी वायरस ओब्लिक रोगाणुओं टकराकर, ध्यान से सुन लेना, इंटर रसायन का स्त्रावण करती है। जिससे प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय हो जाता है। सक्रिय हो जाता है, सक्रिय हो जावे। ऐसा चाहते हैं कि भाई जैसे ये जाएगा तो क्या होगा कि प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाए, सक्रिय हो जाए, पर ऐसा होता नहीं है। यह HIV वायरस समझदार वायरस है ये दुनिया का, इस रसायन को अवशोषित कर लेता है। इस रसायन को अवशोषित कर लेता है ताकि शरीर को पता ही नहीं चले। ये है भाई इसकी कहानी। और जैसे इसको पता नहीं चलेगा शरीर को, तो शरीर इसके पास जाएगा ही नहीं। शरीर जब तक इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं होगा तब तक ये वायरस जो है वो अपना काम कर चुका होगा, लगातार इसकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी और एक दिन इंसान की क्या हो जाएगी, मृत्यु। अब इसका परीक्षण कौन कौन सा किया जाता है परीक्षा में, वो प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। सुनो, इसके लिए कुछ परीक्षण किए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं, मैं उन परीक्षणों के नाम लिख देता हूं। इसके लिए जो एक परीक्षण किया जाता है, प्रारंभिक परीक्षण कौन सा किया जाता है, एलिसा किया जाता है, एलिसा प्रारंभिक परीक्षण। प्रारंभिक परीक्षण, इसका जो प्रारंभिक परीक्षण है उसका नाम है ये परीक्षण भाई, एलिसा। इसका मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, इसका मतलब है एंजाइम लिंक इम्यून सार्बेट एसे। एंजाइम लिंक इम्यून सार्बेट एसे। ये इसकी फुल फॉर्म है। आ गया समझ में सर? बिल्कुल आ गया। निश्चयात्मक परीक्षण कौन सा किया जाता है कि भाई है पक्का ही पता हो जाए, इसके लिए किया जाता है वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट। कौन सा टेस्ट किया जाता है? वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट। कौन सा निश्चयात्मक परीक्षण कौन सा है? वेस्टर्न ब्लॉक फ्रिक्शन। तो सुनो, निश्चयात्मक परीक्षण, इसके लिए जो निश्चयात्मक परीक्षण है उसका नाम है वेस्टर्न ब्लॉक टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉक परीक्षण, ये है निश्चयात्मक परीक्षण। सुनो, अभी वर्तमान में कौन सा परीक्षण किया जाता है, मैं वो और लिख देता हूं। वर्तमान में PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये किया जाता है भाई साहब। ये 3 टेस्ट आपको ध्यान रखने, ये अक्सर परीक्षा में आते ही रहते हैं भाई साहब। देख लो भाई, प्रश्न आ जाएगा कि निश्चयात्मक परीक्षण कौन सा किया जाता है, ध्यान रखना। निश्चयात्मक परीक्षण है वेस्टर्न ब्लॉक, या इसके लिए कभी कभी नेविया भी किया जाता है। और वर्तमान में कौन सा किया जाता है? PCR किया जाता है। सुनो, अब इसके लिए एक थेरेपी जिसको बोलते हैं एंटी रेट्रोथेरेपी, और इसके लिए कुछ औषधियां दी जाती है जिसको बोलते हैं जैसे AZT है ना, इस प्रकार की कुछ औषधियां हैं जो वैसे तो थोड़ी बहुत कारगर होती हैं, हालांकि इसका इलाज अभी तक संभव नहीं है। ओके साहब, देखो
इसके लिए एक थेरेपी है। उस थेरेपी का नाम आप दिमाग में रखना, एंटी रेट्रो थेरेपी। ठीक है साहब, ये तो थेरेपी दी जाती है। औषधियां, ड्रग्स कौन सी दी जाती हैं वो सुनो। एक ड्रग्स का नाम बता दूं मैं आपको, ये औषधि दी जाती है। ड्रग्स का मतलब औषधि। एजडी, ये कई बार परीक्षा में आता है कि भाई एजडी किस बीमारी में दी जाती है, तो ध्यान रखना आपकी एड्स में दी जाती है। और सुनो, एक प्रश्न आता है कि भाई एड्स दिवस कब बनाया जाता है, तो सुनो, एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को बनाया जाता है भाई, 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को बनाया जाता है, 1 दिसंबर को। जी बिल्कुल। इसका प्रतीक क्या है, रेड रिबन है भैया। एड्स का प्रतीक जो है ना वो रेड रिबन है। प्रतीक जो है वो है भाई साहब रेड कलर का रिबन, मैं बढ़ा के दिखा दूंगा। प्रतीक क्या है इस एड्स का, तो सुनो भाई, आपको बिल्कुल समझा देंगे सर। ये वाला रिबन है, इस प्रकार से रिबन आता है, इसको बोलते हैं रेड रिबन। कौन सा रिबन बोलते हैं इसको, रेड रिबन। भारत सरकार ने 1 दिसंबर 2007 को एड्स की जागरूकता के लिए एड्स ट्रेन चलाई थी। ठीक है ना भाई साहब, रेड रिबन ट्रेन चलाई थी भारत सरकार ने। सुनो, भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने 1 दिसंबर 2007 को एड्स की जागरूकता के लिए एड्स की जागरूकता के लिए, सुनो, रेड रिबन रिबन ट्रेन चलाई थी भाई साहब भारत सरकार ने। ये थोड़ा दिमाग में बैठा लो। ये 3-4 डाटा है, आप सुनो। एड्स का प्रतीक क्या है, रेड रिबन। एड्स दिवस कब बनाया जाता है, 1 दिसंबर। भारत सरकार ने 1 दिसंबर 2007 को कौन सी ट्रेन चलाई थी, रेड रिबन ट्रेन चलाई थी। और इसका कथन है, जानकारी ही बचाव है, बचाव ही उपचार। एड्स का एक कथन और चलता है भाई साहब, बोर्ड लिख देता हूं मैं, सुनो। एड्स का कथन परीक्षा में आ जाएगा। एड्स का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, तो सुनो, जानकारी ही बचाव है और बचाव ही उपचार। बचाव ही एड्स का क्या है भाई साहब, इलाज। आपको ये तमाम जानकारी कैसी लगी मुझे बताना जरूर कमेंट में डाल के भाई साहब, आपको मजा आया कि नहीं आया। ये मैंने तमाम जानकारी आपके साथ साझा की है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। साथियों, मैंने आपको एड्स के बारे में संपूर्ण चर्चा कराई है। अगर आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लिया तो मैं नहीं मानता कि भैया आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बहुत बढ़िया जो है, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको ये साथियों एड्स के बारे में आपको ज्ञान दिया है। चलो जी, अब एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, तब तक आप आराम से इसका क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो जी। वीडियो में मानता हूं एड्स के संबंध में थोड़ा बड़ा हो गया है, पर मुझे इस बात का भी रहेगा कि आपको ये समझ में बहुत अच्छे से आया होगा जी। अब अगर अपन बात करते हैं पोलियो रोग के बारे में, चलो चर्चा को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक खतरनाक बीमारी है पोलियो। पोलियो जी, इसी को बोलते हैं बाल पक्षाघात। बाल पक्षाघात, इसको बोलते हैं पायरोलाइसिस। इसी का एक और नाम लिख देता हूं मैं, अन्य नाम इसको इस नाम से भी जानते हैं, पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस, हाँ जी, ये 3-4 नाम रहेंगे आपको। इसको देखिए, अब इसका जो वायरस है उसको बोलते हैं पोलियोमाइसिटिस
एंट्रोवायरस और आर्त्रवायरस, इसके 3-4 नाम है इस वायरस के, आप दिमाग में बैठा लो अपने। जो वायरस है, एक तो है पोलियोमाइसिटीज, पोलियोमाइसिटीज जी, ओके। और एक इसको बोलते हैं एंट्रोवायरस, एंट्रो वायरस। एक इसको बोलते हैं आर्तर वायरस। कौन सा वायरस बोलते हैं? आर्तर वायरस। होता क्या है इस बीमारी में, वो बताइए। इस बीमारी में आपका तंत्रिका तंत्र जो है ना, वो डैमेज हो जाता है। सब कैसे हो जाता है? सबसे ज्यादा पोलियो वायरस किसको प्रभावित करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जिसे अंगों से मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से अंगों तक, मतलब अंगों से सीएनएस तक और सीएनएस से अंगों तक सूचना क्या होती है? आना बंद हो जाती है। और जिसके कारण बॉडी को क्या हो जाता है? लकवा, जिसको बोलते हैं पैरोलाइसिस, जिसे बोलते हैं बाल पक्षाघात। देखिए मेरे मित्रों, आप इस बात को बहुत गहराई से समझ पाएंगे। प्रभावित अंग कौन सा है इसका? जो भी प्रभावित अंग होंगे उसको हम देख लेंगे। सीएनएस सर्वाधिक प्रभावित रहता है, एक बात तो ये दिमाग में बैठा लो, सर्वाधिक प्रभावित रहता है यह होता है। जिसके कारण होता क्या है, सुनो। अंगों से सीएनएस तक सूचनाएं नहीं पहुंच पाती है, नहीं पहुंच पाती है। अब क्यों नहीं पहुंच पाती है? क्योंकि आपके न्यूरॉन्स क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाएंगे, जिसके कारण बॉडी को क्या लग जाएगा? लकवा लग जाएगा, जिसको बोलते हैं पैरोलाइसिस या बाल पक्षाघात। क्योंकि बॉडी को लकवा लग जाता है, बॉडी को लकवा, इस सामान्य भाषा में लकवा ही बोलते हैं भाई साहब इसको, लकवा, या शरीर क्या हो जाता है? पैरोलाइटिक हो जाता है, या पैरोलाइसिस हो जाता है, पैरालाइसिस, पैरोलाइसिस हो जाता है। और इसी पैरालिसिस को किस नाम से जानते हैं? इसी पैरालिसिस को लालो जानते हैं बाल पक्षाघात के नाम से। इसको किस नाम से जानते हैं? बाल पक्षाघात। दिमाग में रखना भाई, बाल पक्षाघात, इसको इस नाम से जानते हैं। इसलिए मैंने इसके अन्य जो नाम है वो शुरू में ही लिख दिए थे मेरे भाइयों। आपको क्या ये समझ में आया? एक बार मुझे आप कमेंट डाल के कमेंट बता दीजिए। बिल्कुल सर। अब इसका साहब रोकथाम कैसे किया जाता है? इसके लिए टीकों का निर्माण किया गया। पहले ओरल के माध्यम से ज्यादा था, बाद में इनएक्टिव के माध्यम से, बाद में प्लस पोलियो भी प्रोग्राम चले। कैसे कैसे क्या प्रोग्राम चले, हम तमाम बातें जो है वो करने वाले हैं। देखिए भाई साहब, अब इसका उपचार देखिए, ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है वो देखिए। अब तो उपचार, अब कैसे किया जाता है उपचार सुनिए। टीकों का निर्माण किया गया, टीकों का निर्माण किया गया। अब कौन कौन से टीके निर्मित किए गए, हम उनके निर्माण किया गया। अब कौन से टीकों का निर्माण किया गया वो बात और हम देख लेते हैं। सुनिए, 2-3 टीके बनाए थे इन्होंने, दोनों तीनों टीकों के बारे में बात करते हैं। 2 टीके बनाए गए, कब बनाए, किसने बनाए गए वो बात करते हैं। पहला जो टीका बनाया गया वो था ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन जी। इसको किस नाम से जानते हैं? शॉर्ट में इसको बोलते हैं ओपीवी, ओपीवी,
किसने निर्माण किया भाई साहब इसका? तो सुनो, मेरी बात को बड़े गंभीरता से सुनेंगे। इसका निर्माण किया था 1962 में सेबिन ने। निर्माणकर्ता या खोजकर्ता बोल सकते हो आप। निर्माणकर्ता जो है इसका है सेबिन। और कब किया? 1962 में किया। मतलब छोटे बच्चों को मुख के माध्यम से जो दवाई दी जाती है उसको ओरल बोलते हैं। सेकंड जो दवाई है वो सुनो, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन। दूसरी सुनो, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन। वैक्सीन जिसको बोलते हैं आईपीवी। क्या बोलते हैं भाई साहब उसको? इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन। और इसकी जो निर्माणकर्ता या खोजकर्ता लगा लो आप, एक ही बात है। इसके जो खोजकर्ता थे वो थे साल्क नाम के वैज्ञानिक। कौन थे? साल्क नाम के वैज्ञानिक। और इनकी खोज कब हुई थी? 1952 में। तो प्रश्न आ जाए ना कि भाई पोलियो के टीके का आविष्कार किसने, तो दोनों नाम एक साथ आएंगे, साल्क तथा सेबिन या सेबिन तथा साल्क। तो लिख देता हूं, इस बात को भी सुनो। यही नीचे डाल देते हैं ना, आपको भी थोड़ी सी दिक्कत नहीं होगी। पोलियो के टीकों का आविष्कार। आविष्कारक कौन है? तो दोनों नाम एक से आएंगे, साल्क तथा सेबिन। साल्क ने पहले किया था इसलिए साल्क को पहले लिख देते हैं, और सेबिन को कहां लिख देते हैं अपन? सब बात में लिख देते हैं। ये है भाई इसका उपचार। आ गया समझ में? सर पक्का समझ में आ गया। आगे सुनो। अब पोलियो के नियंत्रण के लिए प्लस पोलियो कार्यक्रम चलाया किसने? डब्ल्यूएचओ ने। कब चलाया साहब? 1988 में चलाया। और जिसका उद्देश्य था कि 2000 तक अपन क्या कर देंगे, पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को अपन पोलियो मुक्त कर देंगे। भारत सरकार ने भारत में पहली बार पोलियो का टीका कब लगा? भारत में पहली बार जो पोलियो को टीका लगा मेरे मित्रों वो लगा 1978 में। और भारत में प्लस पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत हुई 1995 में, नई दिल्ली से स्टार्ट हुई, जिसके में 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों को सर्वप्रथम क्या पिलाई गई? दवाई पिलाई गई। उसके बाद 1998 में पुनः इस कार्यक्रम को संशोधित किया गया और अब की बार 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को क्या पिलाई गई? पोलियो की दवाई पिलाई गई। जी ओके। विश्व में सबसे पहला देश है जिसका नाम है क्यूबा। और उस क्यूबा ने 1987 के अंदर अपने आप को क्या घोषित कर लिया था? पोलियो मुक्त घोषित कर लिया गया था। और मार्च 2014 के बाद भारत में कोई भी पोलियो का पेशेंट नहीं मिला। मार्च 2014 अंतिम वर्ष है जिसके दौरान भारत ने अपने आप को क्या मुक्त कर लिया? पोलियो मुक्त कर लिया। अब इन जानकारी को मैं लिख देता हूं, सुनो। पोलियो नियंत्रण के लिए प्लस पोलियो प्रोग्राम या कार्यक्रम। प्लस पोलियो प्रोग्राम जिसको बोलते हैं पीपीपी। पीपीपी प्रारंभ किए गए। प्रारंभ, ये प्लस है भाई, प्रारंभ किए गए। ठीक है जी, ओके। सबसे पहले कब प्रारंभ किया गया? किसने प्रारंभ किया? सुनो तो। डब्ल्यूएचओ ने पीपीपी की शुरुआत 1988 में की। कब की? 1988 में की। जिसका उद्देश्य था, जिसका पर्पज था सन
2000 तक संपूर्ण विश्व को पोलियो मुक्त करेंगे। पोलियो फ्री करेंगे। ये था भाई इसका उद्देश्य। सुनो, भारत सरकार ने कब की? भारत में प्रथम पोलियो का टीका प्रथम पोलियो का टीका 1978 में लगाया गया। 1978 में लगाया गया। ये ध्यान रखना, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे सुनते जाओ, अब मैं साहब सबको एक साथ ही लिख देता हूं। आगे सुनो, भारत में पीपीपी कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई तो बता देता हूं। 1900 आपकी शुरुआत की गई थी ये 1995 में। 95 में नई दिल्ली से की। नई दिल्ली से की, जिसमें 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई गई। 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई गई। सबसे पहले ये पोलियो की दवाई पिलाई गई। दवाई पिलाई गई। थोड़ी सी डाटा है भाई, करना पड़ेगा याद। और 1997 में आयु को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? सॉरी, 1998 में पुनः आयु को बढ़ाकर 0 से 5 वर्ष कर दिया गया। 0 से कितना वर्ष कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। एक बात और सुन दो छोटी सी। मार्च 2014 में भारत ने स्वयं को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। क्योंकि उसके बाद कोई पोलियो का रोगी मिला ही नहीं, घोषित कर दिया। ये थी भाई पोलियो के बारे में आपके साथ दी गई मेरी द्वारा जानकारी। एक बार जो है आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। मैं एक बार इसको नीचे कर देता हूं, कब शुरुआत की गई, क्या शुरुआत की गई, आप आराम से एक बार बेटा देख सकते हैं। देखो भाई, पोलियो नियंत्रण के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? प्लस पोलियो कार्यक्रम चलाया गया। किसने चलाया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ ने चलाया। कब लेके आया? 1988 में। उद्देश्य क्या था कि सन 2000 तक क्या कर देंगे? संपूर्ण विश्व को पोलियो मुक्त कर देंगे। जी, भारत में प्रथम पोलियो टीका कब लगा? 1978 में लगा। और भारत में प्लस पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो ध्यान रखना, 1995 में शुरुआत की गई और नई दिल्ली से शुरुआत की गई, जिसमें सबसे पहले 0 से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों को क्या पिलाई जाती थी? पोलियो की दवा पिलाई जाती थी। उसके बाद 1998 में इसकी आयु को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 0 से 5 वर्ष। और मार्च 2014 के बाद भारत में कोई भी पोलियो का रोगी नहीं मिला। आप आराम से इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट लो मेरे विद्यार्थियों। मैं तब तक थोड़ा साइड बैठ जाता हूं। जी ओके सर, करो।
जी। आगे देखते हैं अगला रोग जी। अगला रोग अपन बात करते हैं रेबीज रोग की। किस रोग की बात करते हैं? रेबीज। देखो रेबीज रोग, देखो रेबीज रोग जो है वो बहुत सामान्य, वैसे अपन ने सुन रखा है, लेकिन बहुत खतरनाक रोग है। इसको जल बीती रोग भी बोलते हैं। कौन सा रोग बोलते हैं? जल बीती रोग। ध्यान से रखना, जल बीती का अर्थ होता है डर लगना। अब क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बताता हूं। इसका जो वायरस है ना भाई साहब, वो है रेब्डो वायरस। वायरस का क्या नाम है लालो? रेब्डो वायरस है। कौन सा वायरस है? रेब्डो वायरस। ध्यान रखना, बहुत खतरनाक वायरस है। पाया किस में जाता है ये? कुत्ते में, बिल्ली में और बंदर की लार में पाया जाता है। वेक्टर कौन है इसके? मैं लिख देता हूं, वेक्टर डॉग, कुत्ता, कैट और मंकी। अगर इन्होंने काट लिया तो ध्यान रखना टिक्का लगवा लेना रेबीज का, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी सर। लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है वो लिख देता हूं, फिर एक साथ बताऊंगा इनकी सारी बातें। सुनो, प्यास अधिक लगेगी, अत्यधिक लगेगी, लगेगी प्यास तो लगेगी, परंतु परंतु मैं आते ही समझ जाना कोई ना कोई गड़बड़ है। पानी से डर लगेगा, पानी से डर। और पानी को बोलते हैं हाइड्रो, इसलिए इस रोग का नाम है हाइड्रोफोबिया। इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया रोग किस रोग को बोलते हैं? तो ध्यान रखना रेबीज रोग को बोलते हैं। और सुनो, आपका सीएनएस प्रभावित होता है और इंसान जो है मानसिक रूप से क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है भाई साहब। सुनो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। और सुनो, व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार। जी, समझ में आया? तीन चीजें होंगी, व्यक्ति मानसिक रूप से हिल हो जाएगा, पागलों की तरह हरकत करेगा। रेबीज रोग के टीके का आविष्कार किसने किया? लुईस पास्चर ने किया। सुनो, अब कैसे किया उन्होंने वो भी बताते हैं। उपचार लिख देता हूं मैं, ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। रेबीज के टीके का आविष्कार, ये तीन चार आविष्कार हैं टीकों के, थोड़ा दिमाग में रख लेना भाई साहब। आविष्कार जो किया था वो किसने किया था? लुईस पास्चर ने किया। और उस टाइम में रेबीज के कितने टीके लगते थे? 14 टीके लगते थे, नाभि में लगते थे उस समय, मतलब प्रारंभ में। उस समय रेबीज के 14 टीके मानव की नाभि में लगते थे भाई साहब। बहुत दर्द होता था भाई साहब, मानव की नाभि में लगते थे। वर्तमान में कितने इंजेक्शन लगते हैं? वर्तमान में 5 लगते हैं भाई साहब। 14 लगवाने की जरूरत नहीं है, और नाभि में नहीं लगते, अब तो मसल्स में लगते हैं। वर्तमान में रेबीज के 5 टीके लगाए जाते हैं। 5 टीके लगाए जाते हैं। कौन कौन से दिन लिख देता हूं मैं, बता देता हूं। पहला 0 डे सेम डे, एक लगता है तीसरे दिन, एक लगता है 7वें दिन, एक लगता है 14वें दिन, और एक लगता है 30वें दिन। ये इस प्रकार से, इस प्रकार के अंतराल में ये टीके लगते हैं। देखिए, तमाम जानकारी हम आपके साथ साझा कर देता हूं और आप इस चीज को बहुत गहनता से समझ पाएंगे। देखिए भाई, मैं बात कर रहा हूं लालो रेबीज
रोग की। रेबीज रोग जो है उसका वायरस है रेब्डो वायरस। किससे फैलता है, इसके वाहक कौन है, कुत्ता, बिल्ली और बंदर की अगर लार आपकी बॉडी में चली गई ना भाई साहब, अगर इन्होंने आपको काट लिया तो आपको रोग हो जाएगा रेबीज रोग। लक्षण क्या है, भयंकर वाली प्यास लगेगी लेकिन जल से डर लगेगा, आप पागलों की तरह व्यवहार करोगे, इसलिए इस रोग को बोलते हैं जल भीति या हाइड्रोफोबिया रोग। इंसान का तंत्रिका तंत्र जो है वो प्रभावित होगा, मानसिक रूप से इंसान जो है वो विकृत हो जाएगा। इस रोग के टीके का आविष्कार किया था वो लुईस पास्चर ने किया था। प्रारंभ में नाभिक के अंदर 14 टीके लगते थे, वर्तमान के अंदर कितने टीके लगते हैं, 5 टीके लगते हैं। जी आपको समझ में आया सर, बहुत अच्छे से समझ में आया, आराम से ला लो, इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। आगे बात करते हैं, सुने जी, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो चलते हैं अगली बीमारी में। 2 बीमारियां पढ़ते हैं अब। एक बीमारी का नाम है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू। फ्लू शब्द जब भी मिले ना तो ध्यान रखना श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, श्वसन तंत्र प्रभावित। और फ्लू वाला जो वायरस है ना वो ऑर्थोमिक्सो परिवार का वायरस है। जी ओके साहब, देखिए स्वाइन फ्लू, इसका जो वायरस है लालो वो है, ये परीक्षा में आया हुआ है भाई साहब, इसका वायरस है H1N1। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, किसका बना होता है, ये आरएनए इसका पदार्थ है, आनुवंशिक पदार्थ इसका आरएनए है। सुनो ये बात सुनते हैं, ये किस परिवार का सदस्य है, ये वायरस ऑर्थोमिक्सो परिवार का सदस्य है। ऑर्थोमिक्सो फैमिली का सदस्य है। फैमिली का क्या है, ये जो है वो आपका सदस्य है। आया समझ में सर, बिल्कुल आया। प्रभावित अंग कौन सा है, श्वसन तंत्र। किसके माध्यम से फैलता है, हवा के माध्यम से। और इसका उपचार किसके द्वारा किया जाता है, टेमीफ्लू के द्वारा। और सुनो एक बात और बता दो, ये मानव में किसके माध्यम से है, ये सूरों के माध्यम से फैलता है। और सूरों के माध्यम से किस में प्रवेश कर जाता है, ये मानव में प्रवेश कर जाता है। बुखार आएगी, छींक आएंगी और आपका श्वसन तंत्र क्या हो जाएगा, प्रभावित। जी रोको, ऑर्थोमिक्सो परिवार का सदस्य है। इस रोग में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। श्वसन तंत्र आ गया सर समझ, बिल्कुल आ गया। आगे सुनो, श्वसन तंत्र तो इसके अंदर प्रभावित होता है ही होता है, और यह रोग हवा के माध्यम से फैलता है, ईयर के माध्यम से फैलता है। ये भी समझ में आ गया सर, बिल्कुल समझ में आ गया। आगे सुनो, इसका उपचार सुनो तो तुम तो अब उपचार के दौरान एक टेबलेट दी जाती है, उस टेबलेट का नाम है टेमीफ्लू। आप तो बस इसको ध्यान रखना भाई, टेमीफ्लू लो और इस रोग से क्या रहो, दूर रहो। जी सर, लक्षण क्या है वो भी सुनते हैं। लक्षण सुनो भाई साहब, एक तो आएगी बुखार इंसान का, एक आएगी छींक, एक हो जाएगा जुकाम। जी, और श्वसन तंत्र क्या हो जाएगा, प्रभावित होता है। श्वसन तंत्र यह रोग मानव में किसके माध्यम से है, यह रोग सूरों के माध्यम से फैलता है। ध्यान रखना, सूअर होते हैं उसके माध्यम से मानव में फैलता है। देखो ये वायरस जो है सूअर में फैलता है, यह वायरस सूअरों के माध्यम से फैलता है। दो हैं ऐसे दोनों बता दूंगा माध्यम से, एक भी मुर्गियों के माध्यम से फैलता है। प्रभावित अंग कौन सा है वो सुनो, श्वास में समस्या, ये है भाई साहब कौन सा बीमारी, स्वाइन फ्लू। देख लो एक बार, मैं आपको समझा देता हूं। देखो भाई,
स्वाइन फ्लू वायरस है H1N1, ऑर्थोमिक्सो परिवार का सदस्य है, सूअरों के माध्यम से फैलता है, श्वसन तंत्र आपका प्रभावित होता है, सांस आपको आएगी नहीं, छींक आपको भयंकर वाली आएगी। और सुनो, इसका उपचार किसके माध्यम से किया जाता है? इसका उपचार किया जाता है टेमीफ्लू के माध्यम से। जी ओके। अगला देखो भाई साहब, अगला लिखते हैं अपन बर्ड फ्लू। अगली बीमारी है बर्ड फ्लू। सुनो, वायरस कौन सा है? H5N1 वायरस। सुनो भाई साहब, H5N1 इसका भी किससे मिलकर बना होता है? आरएनए से मिलकर। दिमाग में रखना भाई, ये भी आरएनए से मिलकर बना होता है। एक कर रहा है सर, मजा आ रहा है भाई साहब, मजा आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लाल। ओके जी, आगे देखिए। ऑर्थोमिक्सो परिवार का सदस्य का सदस्य। वो एक बात और सुन लो, बताओ सर, हवा के माध्यम से फैलता है। इसमें भी क्या प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र प्रभावित होता है आपका। सुनो, श्वसन तंत्र और सुनो सर, और बताओ। सुनो भाई, उपचार टेमीफ्लू। और सुनो, यह रोग मुर्गियों के माध्यम से मानव में आता है। यह वायरस मुर्गियों के माध्यम से फैलता है, पर मुर्गियों के माध्यम से फैलता है। इस वजह से इस बीमारी को बोलते हैं जूनोटिक रोग। कौन सा रोग बोलते हैं इसको? जूनोटिक। ये दिमाग में रखना भाई, जूनोटिक रोग के किस नाम से किसे जाना जाता है? जूनोटिक रोग। एक दो बातें और बता देता हूं। लक्षण क्या है? लक्षण वही हैं जो पीछे वाले में है। लक्षण तो वही होंगे भाई साहब, बुखार आएगी, खांसी आएगी, श्वास नहीं आएगा, श्वसन में दिक्कत में प्रॉब्लम होती है भाई साहब। ये बात की मेरे लालो मैंने किसके बारे में? ये बात की भाई साहब मैंने बर्ड फ्लू के बारे में। सुनो, बर्ड फ्लू के बारे में। बर्ड फ्लू का वायरस कौन है? H5N1 जी। किस परिवार का सदस्य है? ऑर्थोमिक्सो परिवार का सदस्य। किसके माध्यम से फैलता है? मुर्गियों के माध्यम से मानव में प्रवेश करता है। इस वजह से इस रोग को बोलते हैं जूनोटिक रोग। हवा के माध्यम से फैलता है, मानव को श्वास नहीं आता है। इसका उपचार है टेमीफ्लू औषधि। और यदि ये रोग हो गया, इसका मतलब वहां तुरंत मुर्गियों को गड्ढा खोदेंगे और उसके अंदर क्या कर देंगे? दफन कर देंगे। जी आ गया समझ में? सर बिल्कुल समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। जी सर, ओके। जल्दी जल्दी उतारो भाई, ताकि मैं आगे बात करूं। सुनो, अगली बात करते हैं। अगला रोग मैं समझा रहा हूं आपको, चेचक। चेचक, चेचक रोग। चेचक रोग भारत में बहुत खतरनाक रूप से फैला था भाई साहब चेचक। इसी चेचक रोग को एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं बड़ी माता। कौन सी माता बोलते हैं? बड़ी माता बोलते हैं भाई साहब। देखो सुनो, इसके बाद चेचक की बात। ये भी वायरस जनित रोग है। वायरस का नाम सुनो आप, वेरिओला वायरस। क्या नाम है भाई साहब? वेरिओला
वायरस, ये इसका वायरस वेरियोला वायरस। सुनो किसके माध्यम से फैलता है, तो सुनो भाई साहब, हवा के माध्यम से फैलता है, हवा के माध्यम से संक्रामक रोग है, हवा के माध्यम से फैलता है। ओके सर, लक्षण क्या है, चकते हो जाएंगे, रेड स्पॉट आपके फेस के ऊपर क्या हो जाएंगे, रेड स्पॉट हो जाएंगे भाई साहब। बुखार तो आएगा, बुखार हुआ रेड स्पॉट बन जाएंगे, और एक बार ये रेड स्पॉट बन गए तो पूरी उम्र रहने वाले हैं, ठीक नहीं होंगे। जी सर, ओके। लक्षण, बुखार व रेड स्पॉट बनते हैं, रेड स्पॉट, लाल चकते बोलते हैं इनको, रेड स्पॉट को बोलते हैं लाल चकते बनते हैं, लाल चकते बनते हैं, बनते। और कैसे रहते हैं, परमानेंट, हमेशा रहते हैं भाई साहब, पूरे जीवन भर रहते हैं। ये लाल चकते कैसे रहते हैं, ये मैं रेड स्पॉट की बात कर रहा हूं, हमेशा रहते हैं, आजीवन रहते हैं, हमेशा रहते हैं। आ गया समझ में, बिल्कुल आ गया। आगे सुनो, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, लुईस पास्चर ने। बहुत बढ़िया सवाल है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, तो ध्यान रखना मेरे विद्यार्थियों, सॉरी माफ कर देना भाई, मुझे मैंने गलती से बता दिया, एडवर्ड जेनर ने किया था, एडवर्ड जेनर। लुईस पास्चर ने तो मेरा रेबीज वाला दिमाग से नहीं निकला, वो बता दिया मैंने जी। ओके, भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने 1962 में चेचक नियंत्रण कार्यक्रम चलाया, 1962 में चेचक नियंत्रण कार्यक्रम चलाया, नियंत्रण कार्यक्रम चलाया। ओके सर, बिल्कुल। 1972-73 में माहवारी के रूप में भयंकर विकराल रूप धारण किया था चेचक ने। आपको समझ में आ रहा है, तो सुनो। 1972-73 में भारत में चेचक ने विकराल रूप धारण किया था, चेचक ने भयानक रूप धारण किया था, चेचक ने भयानक रूप धारण किया था, भयानक रूप धारण किया था। और इसका असर जो है वो 15 दिन रहता है भाई चेचक का, और बाहर जाओगे ना धूप में तो खतरनाक रूप धारण कर लेगा, और ज्यादा विकराल हो जाएगा। 15 दिन तक असर रहता है इसका, 15 दिन तक तो आपको रहेगा ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लेना भाई साहब। सुनो सुनो, अपन बात करते हैं चेचक की। भारत के अंदर कब फैला, 1972 और 73 में भयानक रूप से फैला। भारत सरकार ने इसके नियंत्रण के लिए 1962 में क्या चलाया गया, चेचक नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया। और इसके जो टीके का जो आविष्कारक है भाई साहब एडवर्ड जेनर है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी आविष्कारक है। जी सर, ओके, समझ में आ गया। इसका जो वायरस है वो कौन सा है, वेरियोला वायरस है, और इसको बोलते हैं चेचक, या इसको बोलते हैं बड़ी माता। एक बार आपके शरीर में प्रवेश कर गया तो परमानेंट इसके जो रेड स्पॉट है वो रहने वाले हैं, जिंदगी भरी जाने वाले नहीं है। और इसका जो वायरस है लगभग आपकी बॉडी में कितने दिन तक रहता है, 15 दिन तक रहता है। लालो जी, आगे बताओ साहब। ये लो भाई, चिकन पॉक्स की बात करते हैं अपन। इसको बोलते हैं छोटी माता। कौन सी माता बोलते हैं भाई साहब, छोटी माता। जब बड़ी माता आ गई तो छोटी माता को आने में क्या दिक्कत है, सर कोई दिक्कत नहीं है। इसका वायरस बताओ सर, बहुत सिंपल है, वेरी 16, उसका ओला, इसका सेल 16, वेरी 16 वायरस। माध्यम, हवा के माध्यम से फैलता है, वेक्टर इसका हवा के माध्यम से फैलता है। मेन बात सुनो, बुखार आएगी, हल्के रेड स्पॉट आएंगे, 1-2 दिन में अपने आप चले जाएंगे। लक्षण वही है, बुखार आएगा,
वह हल्के धब्बे आएंगे, हल्के लाल धब्बे बनते हैं, धब्बे बनते हैं। और ये इसका जो असर है ना भाई साहब वो 7-8 दिन रहता है, इसका प्रभाव अधिकतम 7 दिन, 7 डे तक रहता है। देख लो भाई, ये है आपका चिकन पॉक्स जिसको बोलते हैं लालो छोटी माता। इसका जो वायरस है वेरिसोला वायरस, रेड स्पॉट बनेंगे, हल्का बुखार आएगा, और ये रेड स्पॉट थोड़े दिन रहने वाले हैं, इसका असर 15 दिन रहने वाला है और हवा के माध्यम से फैलता है। उतार लीजिए आप, अगली बीमारी की बात करते हैं जी। ओके, और ये रोग जो है ना, ये चिकन पॉक्स आपको जिंदगी में एक बार तो होगा ही होगा, एक बार ऐसा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता जी। अगला सुनो, एक रोग और रह गया खतरनाक हो जिसको बोलते हैं डेंगू रोग। क्लास थोड़ी बड़ी होगी है मेरे लालो, अपन देख लेते हैं भाई साहब, 1 घंटा 6 मिनट, कोई नहीं, थोड़ी सी बार देर की और बात है, देखते हैं। सुनो, अगले रोग की चर्चा करते हैं जिसको बोलते हैं डेंगू रोग। डेंगू रोग वायरस कौन सा है? सुनो, डेंगू वायरस, ध्यान रखना भाई। इसका वायरस जो है वो है भाई साहब डेंगू वायरस। कौन सा वायरस है? डेंगू वायरस, या इसको क्या बोलते हैं, मैं एक और नाम है वो भी बता देता हूं आपको। डेंगू वायरस आता है पेपर में बहुत बार, डेंगू वायरस, या इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं अरबो वायरस, या इसको बोलते हैं अरबो वायरस। अच्छा, ये वायरस किसके माध्यम से मानव बॉडी, और बहुत खतरनाक है भाई साहब ये तो, इसका जो वेक्टर है बहुत खतरनाक तबाही मचाता है ये तो, एडीज एजिप्टाई, एडीज एजिप्टाई। और कैसा है? फीमेल मादा मच्छर है भाई साहब जी जी। एडीज एजिप्टाई परीक्षा में तो ये आता है, बहुत लोगों को तो ये लगता है कि एडीज एजिप्टाई अगर डंक कर लिया तो ये रोग है, बिल्कुल नहीं। एडीज एजिप्टाई मादा, एडीज एजिप्टाई के अंदर जब तक कौन नहीं जाएगा, आपका अरबो वायरस नहीं जाएगा, तब तक आपको कौन सा रोग नहीं होगा भाई साहब? ये वाला रोग नहीं होगा। अब इसके सामान्य लक्षण क्या है? बुखार आएगी जी आपको, और बुखार में जॉइंटों के अंदर दर्द होगा, आपका कंकाल तंत्र और आपका रक्त परिसंचरण तंत्र क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। और इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको बोलते हैं डेंगू टेस्ट। कौन सा टेस्ट किया जाता है? डेंगू टेस्ट। और सुनो लालो, दिन में ये जो मच्छर है ना, ये दिन में बहुत ज्यादा सक्रिय रहता है। और सुनो, इसकी जो खास बात है वो इंसान के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, और जिसके कारण इंसान की क्या हो जाती है? मृत्यु भी हो जाती है। सुनो, वो जो मलेरिया वाला मच्छर अपन ने पढ़ा था ना, प्रोटोजो वाला, वो तो भाई साहब रात को एक्टिव रहता है, तो रात को तो इंसान फिर भी इलाज कर ले। इसका क्या इलाज करोगे? तो ये रखो, यह मच्छर दिन में अत्यधिक सक्रिय रहता है, दिन में अत्यधिक एक्टिव रहता है भाई साहब। सुनो, ये है खास बात है इसकी। ये थोड़ा दिमाग में रख लेना भाई साहब जी। ओके, लक्षण क्या है वो देखिए आप, इसके लक्षण क्या है? जो लक्षण है वो सुनो, तेज बुखार के साथ जॉइंट्स में क्या होगा? पेन, जॉइंट्स में पेन, साथ में कंकाल तंत्र व रक्त परिसंचरण तंत्र प्रभावित, रक्त परिसंचरण तंत्र प्रभावित रहता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो भाई, मैं तब तक थोड़ी समय को पानी वगैरह पी लेता हूँ, क्लास थोड़ी सी लेंथी होगी।
जी आगे देखो भाई साहब, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं थोड़ी सी। ये चीजें में से प्रभावित रहती है। इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको बोलते हैं डेंगू टेस्ट। इसका जो परीक्षण किया जाता है उस परीक्षण का नाम बताता हूं, डेंगू परीक्षण। डेंगू परीक्षण किया जाता है, डेंगू टेस्ट किया जाता है। और सुनो भाई आगे की एक बात और, इस रोग में प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है। ये खतरनाक बात है, इससे इंसान की क्या हो जाती है, मृत्यु भी। संख्या कम हो जाती है। जी ये तमाम बातें भाई अपन ने किसके बारे में की, डेंगू के बारे में की। और खतरनाक रोग है भाई साहब डेंगू। वायरस का नाम साथियों अर्बो वायरस है। मच्छर जो है वो मादा एडिज एजिप्टाई है। जी सर बिल्कुल समझ में आया। ये जो मच्छर है वो दिन के समय ज्यादा एक्टिव रहता है, और यदि ये डेंगू का मच्छर आपके शरीर में चला गया, डेंगू के मच्छर ने यदि आपको काट लिया, मतलब अर्बो वायरस आपकी बॉडी में चला गया, तो आपका कंकाल तंत्र, आपका रक्त परिसंचरण तंत्र प्रभावित होकर जॉइंट्स के अंदर दर्द होकर आपको तेज आ जाएगी, बुखार, आपका हेडेक बहुत ज्यादा होने लग जाएगा। और साथ में इस समय आपके रक्त की जो प्लेटलेट्स हैं या प्लेटलेट्स की संख्या क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। जी ओके जी आगे बात करते हैं। चलो सब सुनो, एक रोग है हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस रोग, ये छोटी सी बात है, कर लेते हैं। इसका जो वायरस है हिपेनो वायरस है। कौन है, हिपेनो वायरस। याद रह जाएगा सर, बिल्कुल याद रह जाएगा। हिपेटाइटिस के बारे में खास बात प्रचलित है, इसको साइलेंट किलर रोग भी बोलते हैं। इसे, ये प्रश्न परीक्षा में आता है, इसे साइलेंट किलर रोग कहते हैं। किलर रोग कहते हैं। इस रोग के अंदर आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। इस रोग के अंदर आपका अंग प्रभावित होता है भाई साहब लीवर। कौन सा प्रभावित होता है, लीवर। ये जिसे बोलते हैं यकृत। क्या बोलते हैं भाई साहब, यकृत। ये बात आप ध्यान रखना किसके बारे में, हेपेटाइटिस के बारे में। जी ओके साहब आगे बात करते हैं। सुनो, एक अपने सामान्य बात होती है भाई साहब, जुखाम। जुखाम, ये जुखाम जो है वो राइनो वायरस के कारण होता है। किस वायरस के कारण होता है, राइनो वायरस के कारण। राइनो वायरस के कारण होता है भाई साहब, राइनो। और इस रोग में क्या होता है, आपकी श्लेष्मा झिल्ली जो है उसमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। सुनो, इसमें नाक की श्लेष्मा झिल्ली में सूजन आ जाती है। झिल्ली में सूजन आ जाती है। जी सर समझ में आया, सर बिल्कुल समझ में आया। एक है भाई चिकनगुनिया, जिसको बोलते हैं अल्फा वायरस, और इसका भी वाहक कौन है, एडिज एजिप्टाई मच्छर। और बुखार के साथ जॉइंट्स में क्या भी होने लग जाएगा, दर्द। और इसका भी असर क्या रहता है, 5 से 7 दिन रहता है। अगला देखते हैं भाई चिकनगुनिया। देखिए भाई साहब, अपन ये 2-3 बीमारी है, मैं इसको जल्दी से सल्टा देता हूं। चिकनगुनिया, गुनिया रोग। एक तो इसका ध्यान रखना, वायरस अल्फा वायरस है भाई इसका तो। जी वेक्टर कौन है, वही जो डेंगू का है, एडीज एजिप्टाई, फीमेल मच्छर है भाई साहब। जी सर लक्षण वही है भाई साहब, बुखार व जॉइंट्स में दर्द। जॉइंट्स में क्या होने लग जाएगा, आपके पेन होने लग जाएगा। जी सर बिल्कुल, इसका असर भी 5-7 दिन तक रहता है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। एक है भाई खसरा, जिसको बोलते हैं
ये जो इसको मिजलस रोग भी बोलते हैं, और ये जो वायरस है वो किस वायरस किस ये जो रोग है, सॉरी खसरा जो रोग है इसको बोलते हैं मिजलस रोग। और किस वायरस के कारण फैलता है साथियों, तो इसका वायरस है मोरबेली वायरस। और इस ये जो है सबसे अधिक होता है छोटे बच्चों में, 0 से 4 तक जो वर्ष के बच्चे हैं उनमें सर्वाधिक ये देखने को मिलता है। हवा के माध्यम से फैलता है, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, और इसमें जो टीका लगाया जाता है, प्रथम टीका खसरा रोग हो ही नहीं, इसके लिए प्रथम टीका लगवाया जाता है बच्चे के 9 माह की आयु में। और ये परीक्षा में जो है प्रश्न बहुत बार बना हुआ है, सुनो तो। खसरा रोग, और इसको बोलते हैं मिजलस। और इसका जो वायरस है साथियों वो है आपका मोरबेली वायरस। एक तो ये वायरस ध्यान में रखना भाई, मोरबेली वायरस होता किसमें, 0 से लेकर 4 वर्ष तक के बच्चों में सर्वाधिक होता है। बच्चों में सर्वाधिक होता है। हवा के माध्यम से फैलता है। लिख देता हूं वेक्टर कौन है इसका, ये जो वायरस में रोग पड़ा था भाई साहब, मैं खसरा के बारे में आपको जानकारी दे रहा था, मैं थोड़े लिख देता हूं। उसका जो वायरस है वेक्टर है, सॉरी वेक्टर जो है वो कौन है, हवा है। कौन है, हवा के माध्यम से फैलता है, हवा के माध्यम से फैलता है, हवा के माध्यम से फैलता है साहब, बिल्कुल जी। आगे सुनो, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। और बताओ सर, तो सुनो मेन बात, खसरे का टीका कब लगाया जाता है, 0 से 9 वर्ष 9 माह के आयु में लगाया जाता है। माह की आयु में लगता है। आई होप मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये जो पूरा वायरस जनित रोग है ये आपको समझ में। दोबारा मैं आपको एक बार जानकारी देता हूं, सुनो साथियों। मैंने अंतिम रोग बताया था खसरा, जिसको बोलते हैं मिजलस, और ये जो वायरस है उसका नाम है मोरबेली वायरस। ये 0 से 4 वर्ष तक के आयु के बच्चों में फैलता है, हवा के माध्यम से फैलता है, और उनका श्वसन तंत्र ब्लॉकेज हो जाता है। और खसरा न हो इसकी रोकथाम के लिए जब बच्चा 9 माह का होता है, 0 से 9 माह तक का होता है, उस समय खसरे का क्या लगाया जाता है, टीका। इसी के साथ मेरे सभी वर्चुअल दुनिया के सभी विद्वान साथियों से मैं यहां विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।